जलन नहीं रखना दिल में भाई, नहीं तो बीवी काली कलूटी मिलेगी, बड़ी टेंशन होगा। तो कैसे हैं आप सब? अच्छा, चलिए तो आज की क्लास शुरू करते हैं। तो आज स्पीकिंग से रिलेटेड नहीं है, आज थोड़ा सा चैप्टर ये सब बचा हुआ था उसको थोड़ा क्लियर करना है। क्लियर क्या करना है, मतलब कुछ दोस्त को प्रॉब्लम था कि क्लास 12th वाला जो है ये पोएट्री सेक्शन का, उसमें का कुछ किया जाए। तो आज पहला है ये सेशन में, मैं आपको बता दूं कि ये पहला पोएट्री का सेशन है, ठीक है। तो हम लोग इसको क्लियर करते हैं। थोड़ा सा ऑनलाइन वाले को भी बोल दो दोस्तों। तो आज हम आप लोग को बताने वाले हैं पोएट्री का सेक्शन से, पोएट्री पढ़ाने वाले हैं आपको, तो आप बने रहिए आप हमारे साथ। और थोड़ा सा आपसे एक और बात करनी है कि आप लोग वीडियो देखते तो हैं बट आप लोग लाइक नहीं करते हैं, सब्सक्राइब भी चैनल को नहीं कर रहे हैं और वीडियो को शेयर भी नहीं कर रहे हैं। जलन वलन हो रही है क्या कि सर का चैनल कहीं प्रमोट ना हो जाए? जलन मत रखो यार, हमको समझ में नहीं आती है जलन सर से है या फिर अपने दोस्तों से जिसको आप वीडियो भेजते नहीं हो। सिर्फ आप तो देख लेते हो, सीख लेते हो, दोस्तों को तो भेजते ही नहीं हो। उससे जलन तो नहीं है? जलन नहीं रखना दिल में भाई, नहीं तो बीवी काली कलूटी मिलेगी, बड़ी टेंशन होगा। क्या छोड़ो, तो प्लीज़ थोड़ा सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों में भी इस लिंक को शेयर कर दीजिए ताकि और भी लोग हमारे चैनल से जुड़ सकें। तो चलिए आज मैं आपको बताता हूँ कि आज की क्लास हमारी क्या है। तो आज का क्लास है हमारा स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। ये क्लास 12th के इंग्लिश के समरी का पोएट है क्लास 12th का फर्स्ट, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। इसके लेखक है जॉन डन। अब जानते होंगे उनके बारे में, तो चलिए अब जॉन डन के बारे में सबसे पहले जानना ज़्यादा जरूरी, क्योंकि ये इसके राइटर भी है और प्लस जॉन डन जो है एक इतने मस्त आदमी थे ना, उनकी कहानी सुन के देख करके आप लोग यार ये सच में कोई बंदा था। तो आपको मैं पहले इसके बारे में बताता हूँ कि जॉन डन की क्या कहानी है, ठीक है। तो मैं बताता हूँ, शुरू करता हूँ। तो सबसे पहले तो जॉन डन की जन्म मृत्यु ये सब के बारे में थोड़ी सी आपको बता दूँ, उसके बाद इनका स्टोरी स्टार्ट करेंगे कि ये क्या थे, है ना। तो चलिए बताते हैं आपको। चलिए देखते हैं, हम यहाँ पे कुछ पॉइंट्स को नोट किए हैं, इसको पहले समझते हैं। ये अभी हम लोग चैप्टर अभी स्टार्ट नहीं करें, पहले चैप्टर जो जॉन डन है इनके बारे में थोड़ा सा हम लोग जानकारी पहले हासिल करेंगे कि ये हैं क्या, पहले इनको समझिए। तो राइटर जो है जॉन डन, ठीक है, इनके बारे में मैं अभी आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। तो इनका जन्म 1572 में हुआ था, 1572 में, और इनकी मृत्यु हुई थी 1631 में। यानी इनका लाइफ 1572 से लेकर के 1631 तक इसका लाइफ प्रोसेस था इनका। समझ गए आप इस चीज़ को, इनकी जन्म और मृत्यु। और ये अब इनके बारे में समझते हैं। ये एक जो है ना मेटाफिजिकल पोएट थे। मेटाफिजिकल पोएट क्या होता है? जो धार्मिक कवि होते हैं, बात समझिए। मेटाफिजिकल कवि हम उसको बोलते हैं आध्यात्मिक कवि को हम बोलते हैं, ठीक है। तो इनके बारे में थोड़ा सा मैं आपको इस पॉइंट में बताऊं कि इनका जन्म क्या करा है। बॉर्न इन लंदन इनटू अ प्रिजन रोमन कैथोलिक फैमिली व्हेन इंग्लैंड वाज एंटी कैथोलिक। इनका जन्म जो है लंदन में हुआ था, है ना, कैथोलिक फैमिली में। एक व्यापारी थे, उनके फैमिली में हुआ था, कैथोलिक फैमिली। कैथोलिक एक धर्म है, जैसे हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन ऐसे धर्म होता है, वैसे कैथोलिक एक धर्म है, उस धर्म में इनका जन्म हुआ था। तो इसमें आपको समझने वाली बात यह है कि इनका जन्म उस समय हुआ था जब एंटी कैथोलिक था, यानी कि इंग्लैंड के लोग एंटी कैथोलिक थे। एंटी कैथोलिक हमारे कहने का मतलब है कि एंटी कैथोलिक मतलब जो कैथोलिक के विरुद्ध थे, एंटी मतलब उसके विपरीत, बात समझ रहे हैं, एंटी कैथोलिक उसके विपरीत थे। तो उस समय उनका जन्म हुआ था, तो इनके लिए इनको सजा भी मिली। अब इनको इसका सजा भुगतना पड़ा कि इन्होंने एंटी कैथोलिक फैमिली में जन्म लिया, कैथोलिक फैमिली में जन्म लिया, इसके लिए इनको सजा मिली। अब सजा इनको क्या मिली उसको समझिए, ठीक है ना। जॉन डन वाज इनको सजा क्या मिली पहले मैं ये आपको बता देता हूँ, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो ये जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में थे, तो इनको जबरदस्ती इनको वहां से हटा दिया गया, कॉलेज से इनको इंस्टीट्यूट से निकाल दिया गया जबरदस्ती, क्योंकि इनका जन्म जो है कैथोलिक फैमिली में हुआ था। बिना कोई डिग्री दिए हुए इनको फोर्सली वहां से हटा दिया गया, ठीक है। अब आप इसको समझिए, यहाँ ये इंपॉर्टेंट है, इसको समझिए इस लाइन को, ये आपको थोड़ा ज्यादा समझ में आएगा क्योंकि आप इसी का इंतजार कर रहे थे। जॉन डन वाज ब्रीफली सेंट टू प्रिजन फॉर secretly marrying his patroness niece Anna More।
अब आपको बताते कि वह जो है जॉन डन जेल भी गए थे, है ना, ब्रीफली यानी कि कम समय के लिए जो है प्रिजन यानी जेल गए थे, सीक्रेटली मैरिड यानी कि चोरी छुपे शादी कर लेने से। तो चोरी छुपे शादी करना तो कोई गुनाह नहीं है क्या, लेकिन इन्होंने चोरी छुपे शादी किससे की थी, अन्ना मोर से। और ये थी कौन, इनके पैट्रोनोस की नीस यानी कि भतीजी, जिनके यहाँ ये रहते थे ना, जिनके यहाँ रहते थे उनकी भतीजी से इन्होंने शादी कर लिया चोरी छुपे से। इसके लिए इनको थोड़े समय के लिए जेल जाना पड़ा। बाद में इनके शादी को अप्रूवल मिल गया इनके फैमिली के मेंबर्स से, तो फिर लोगों ने हामी भर दी, तो फिर जो है इनको जेल से बाहर निकाल लिया गया, सभी को शादी मंजूर हो गई, है ना। तो उनकी वाइफ का नाम था अन्ना मोर। तो ये जो पोयम लिखा गया है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, ये इसी के लिए लिखा गया है, अन्ना मोर के लिए। मैं आपको बता दूं कि ये क्यों लिखा गया है। सबसे पहली बात, जॉन डन ने इस कविता का निर्माण क्यों किया। तो जॉन डन जो है एक यात्रा पे जाना चाहते हैं, एक यात्रा पे कहीं निकलना चाहते हैं। इसके बारे में हम लोग जब चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो थोड़ा ज़्यादा डिटेल में बात करेंगे, अभी आप इसको ही समझिए कि ये यात्रा पे जा रहे हैं। तो ये अन्ना मोर जो इनकी वाइफ है, इनको टेंशन होता है कि बहुत चिंतित होती है, कहती है कि भाई आप नहीं जाओ यहीं रहो। तो इसके लेकर के इनको थोड़ा सा चिंता हो जाता है। तो उनको संतावना देने के लिए वो उस कविता के माध्यम से उनको समझाते हैं, ठीक है। तो आप समझ रहे हैं कविता का निर्माण क्यों हुआ है। जब ये कहीं जा रहे हैं तो इसकी वाइफ को टेंशन होता है, तो ये वाइफ को समझाते हैं पोएम या पोएट्री के भाषा में, ठीक है। अब मैं इनकी कुछ लेख के बारे में आपको बात करूं, ये सॉन्ग एंड सोनेट भी लिखे हुए हैं, स्टायर भी लिखे हुए हैं, एलेजियस भी लिखे हुए हैं, सरमन्स भी लिखे हुए हैं। ये है क्या, इसको समझिए। सॉन्ग्स मतलब तो समझ रहे हैं गाना होता है, लेकिन आई थिंक आप सोनेट का मतलब नहीं समझ रहे होंगे। सोनेट किसको कहते हैं सो समझिए, SONNET। सोनेट हम उस कविता को बोलते हैं, आप बोल सकते हैं उस कविता को बोलते हैं जो सिर्फ मात्र 14 लाइन का होता है। जो 14 लाइन का लिखा जाता है ना उसको सोनेट बोलते हैं। वैसा कविता जो सिर्फ 14 लाइन का ही हो, न कम न ज्यादा, तो उसको सोनेट बोलते हैं। वो स्टायर भी लिखते थे यानी कि प्रहसन, प्रहसन मतलब जो थोड़ा चुटकुला जैसा हो, है ना, वैसा। एंड इलेजियस भी लिखते थे यानी कि शोक गीत, एंड प्रवचन भी लिखते थे जिसको सरमन्स बोलते हैं। तो ये इस टाइप के ये लिखते थे। अब चलिए, जो ये यात्रा के दौरान अपनी वाइफ को जो संतावना देते हैं वही वो कविता में दिया गया है ग्राफ बाय ग्राफ। तो हम लोग एक एक करके इस ग्राफ को समझते हैं। आप चलिए पहले मैं यहाँ लिख लूँ फिर आपको समझाऊंगा, ज़्यादा बेटर रहेगा। तो इसको मैंने यहाँ लिख लिया। अब आपको इसका मतलब एक एक ग्राफ करके समझेंगे। मैंने फर्स्ट ग्राफ यहाँ पे नोट किया है, यहाँ पे लिख दूँ पहला, ठीक है। फर्स्ट ग्राफ हमने नोट कर लिया। अब इसको पहले हम समझते हैं, ठीक है। तो पोयम का जो फर्स्ट लाइन है वो क्या कह रहा है, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, यानी कि मेरी महबूबा मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, ठीक है। फॉर वियरनेस ऑफ थी, मैं तुमसे डर के या तुम्हारे प्यार के डर के वजह से नहीं भाग रहा हूँ, है ना। नॉर इन होप द वर्ल्ड कैन शो अ फिटर लव फॉर मी, यानी कि कह रहे हैं कि मेरी महबूबा मैं तुमसे कहीं भी थक के नहीं जा रहा हूँ, या फिर मैं तुम्हारे प्यार की वजह से थक के नहीं जा रहा हूँ, और नहीं मैं इस उम्मीद में जा रहा हूँ कि मुझे तुमसे अच्छा या तुमसे ज़्यादा प्यार करने वाला कोई मिलेगा, इसलिए मैं नहीं जा रहा हूँ। तो ये है इस 4 लाइन का मतलब, ठीक है। फिर कहता है बट सिंस दैट आई मस्ट डाई एट लास्ट, यानी कि एक ना एक दिन तो मुझे मरना ही है, एक ना एक दिन तो मुझे मरना ही है। इट इज बेस्ट टू अस माई सेल्फ इन जस्ट थोज बाई फिंगिड डेथ डू टाई। तो क्यों, जब मुझे एक ना एक दिन मरना ही है तो क्यों ना हम जिंदगी के उन खुशियों को हासिल कर ले जिससे हमें पछतावा फिर बाद में न हो और हम खुशी खुशी मर जाए। तो इसके लिए वो खुशी की तलाश में निकल रहे हैं, एक जर्नी पे जा रहे हैं जो वो अपने जीवन में कुछ खुशी की तलाश में जा रहे हैं। वो सोचते हैं कि अरे यार मुझे तो एक ना एक दिन तो मरना ही है, तो मरने से पहले थोड़ा दुनिया घूम लूँ, अपने लिए थोड़ी खुशियाँ ढूंढ लूँ, तो इसके लिए वो जर्नी पे जा रहे हैं, ठीक है। ठीक, और उनकी वाइफ डरी हुई है तो इसके लिए वो उनको इस भाषा में समझा रहे हैं। अब चलिए अगले पोएम को समझते हैं, मतलब अगले ग्राफ में क्या कह रहा है। क्या बारिश होने लगा, अच्छा कोई बात नहीं, भीग नहीं ना रहे हो, छत नहीं ना चुरा है, हैं, चलो ठीक है, भीगोगे नहीं, टेंशन नहीं लो। का जी आप लोग इधर भी बारिश हो रहा है क्या, हो ही रहा होगा, मौसम ही बहुत ख़राब है, क्या किया जा सकता है। चलिए तो बातचीत तो होती ही है। अभी ये दूसरे पॉइंट को समझते हैं।
दूसरा जो ग्राफ है उसको, अरे यार बारिश कुछ ज़्यादा ही आवाज़ आ रही है बारिश की क्या आप लोग को? कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा मैनेज कर लीजिए आप। चलिए क्या कहता है दूसरा, yesterday night the sun went hence and it is here today, he hath no desire nor sense nor half so short way। यानी कि इस लाइन का मतलब आप समझिए, देखिए बहुत ही, ये क्या कहता है, yesterday night the sun went hence, कल रात को सूरज चला गया था और आज सुबह वह फिर वापस आ गया, और उसको जाने और आने में काफी दूरी, काफी बड़ा रास्ता तय करना पड़ा, क्योंकि उसके पास कोई छोटा रास्ता नहीं था। और दूसरी बात यह है कि उसके पास आने के लिए ना कोई डिजायर थी और ना कोई सेंस था, यानी कि उसको जल्द आने का न इच्छा था, न उसकी इच्छा थी और न सेंस थी, यानी कि न कोई मकसद था। तो सूरज जब, इसको आप ठेठी भाषा में समझ लीजिए कि सूरज कल रात को गया और सुबह में आया, तो ये उसका कोई काम नहीं था, ये उसको किसी मकसद से उसने ऐसा नहीं किया, है ना। वो जो है उसका ड्यूटी है कि वो जाएगा और आएगा, और जाएगा तो जल्दी आएगा, ऐसा कोई नियम नहीं है, क्योंकि उसको जल्दी आने का मकसद नहीं है कोई, न उसकी कोई इच्छा है, वह निरंतर अपना काम करेगा, ठीक ना। तो ये ऐसा क्यों कहा है, सूरज से अपने आप को कंपेयर क्यों किया, इस चीज को समझिए। क्या कहता है, देन फियर नॉट मी, तो तुम मेरे लिए मत डरो, मेरे लिए नहीं मतलब उनकी वाइफ को बोल रहे हैं जॉन डन, हमको बीच में मत ले लेना, बट बिलीव दैट आई शैल मेक, तुम मुझ पे भरोसा रखो, स्पीडर जर्नी सिंस आई टेक, मैं सूरज से भी तेज यात्रा करूंगा, मैं बहुत जल्दी वाला तेज यात्रा करूंगा, मोर विंग्स एंड एक्सपीरियंस देन ही, मैं सूरज से तेज यात्रा करूंगा और मैं जल्दी तुम्हारे पास आऊंगा, क्योंकि सूरज के पास जल्दी आने की न इच्छा है न उसका कोई मकसद है, लेकिन मेरे पास एक खूबसूरत मकसद है जो तुम हो, तुम मेरी इच्छा हो और मनोकामना हो, मैं तुम्हारे लिए जल्दी आऊंगा, विंग्स लगाकर, यानी कि एकदम उड़ते हुए अपनी यात्रा को जल्दी कंप्लीट करके आऊंगा। समझ रहे बात को, माइंड में नोट कीजिए एक एक पॉइंट, बोलना नहीं, बोलोगे तो गए हो। चलो अब तीसरे पैराग्राफ को समझते हैं, ठीक है। ओ हाउ फीबल इज मैन, ये तीसरा वाला है, oh how feeble is man's power that if good fortune fall cannot add another hour nor a lost hour recall। कहता है कि आदमी की सहन शक्ति कितनी कमजोर है, कितनी खराब है, ठीक ना, कि उस पर अगर कोई मुसीबत आता है तो वो उसी मुसीबत को लेकर के रोना रोता रहता है, ठीक ना। जबकि सच्चाई ये है कि जब मुसीबत उस पर आया है उसमें वो समय जोड़ करके उसे हटा नहीं सकता, या फिर बीते हुए समय में वापस नहीं जा सकता, जो मुसीबत आया सो आया, उससे उसको लड़ना होगा, लेकिन आदमी ऐसा करता नहीं है। वो क्या करता है सो देखिए, बट कम बैड चांस एंड वी ज्वाइन टू इट आवर स्ट्रेस, जब उस पर बुरी मुसीबत आती है तो क्या होता है कि उसको अपने में शामिल कर लेता है, उसको अपने आप से अटैच कनेक्ट कर लेता है ना। एंड वी टीच इट आर्ट एंड लेंथ इट सेल्फ वे अस टू एडवांस, और वह क्या करता है कि उसको अपने स्ट्रेंथ से जोड़ करके, अपनी पावर से जोड़ करके खुद उस मुसीबत में शामिल हो जाता है, उसको सॉल्व करने के बजाय। जब कोई मुसीबत आती है किसी आदमी पे तो वो क्या करता है कि उसका रोना रोने लगता है, और उससे दूर जाने के बजाय, उससे लड़ने के बजाय क्या करता है कि वो खुद भी उससे कनेक्ट हो जाता है, उसमें शामिल हो जाता है ना। तो जॉन डन जी यही कहते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि हमें अब कोई भी मुसीबत है तो उससे लड़ना चाहिए, क्योंकि हम उस मुसीबत को समय जोड़ के आगे नहीं कर सकते या पीछे नहीं कर सकते, तो संभव है नहीं, तो हमें क्या करना होगा कि उस मुसीबत से लड़ना होगा, ये मेन पॉइंट है, इसको समझना ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। अब देखिए दूसरे पैराग्राफ को, दूसरे पैराग्राफ में क्या कर रहा है, तो लाइट तो क्या है, अब चलो देखो इसको, थोड़ा लाइट कम है, कोई दिक्कत नहीं, मेंटेन करो। हाँ क्या करा, when thou seekst thou sight not wind but seek first my soul away, when thou wept unkind my life's blood doth जैसी, यानी कि कह रहा है जब तुम बिना मतलब के सिसक सिसक के रोती हो और तुम कहती हो कि मुझसे प्यार करती हो, मेरी आत्मा तुझ में बसती है, तुम ऐसा कहती हो, और जब तुम बिना मतलब के सिसक सिसक के रोती हो, है ना, तो माई लाइफ्स ब्लड डॉथ रेसी, तो मेरे शरीर का खून जलता है,
मेरा खून जलता है जब तुम कहती हो कि तुम मुझसे प्यार करती हो और बिना मतलब के बेवजह सिसक सिसक के मेरे लिए रोती हो, तो क्या होता है कि मेरा खून जलता है, मेरी आत्मा जलती है ना। तो इस लाइन का मतलब ये हुआ। अब इसको समझिए, ये क्या है, इट कैन नॉट बी दैट थू लव फर्स्ट मी एज थो सेज इफ इन टीनी माई लाइफ थो वेस्ट दैट आर्ट वेस्ट ऑफ मी। यानी कि तुम हमको ये कहती हो कि तुम मुझसे प्यार करती हो और फिर भी तुम रोती हो, फिर भी तुम हमें कहीं जाने के लिए आने के लिए पाबंदियां लगा रही हो, तो ये सही नहीं है ना। क्योंकि तुम मुझसे प्यार के, वो कहावत नहीं कि तुम मेरे पैरों में प्यार की बेरिया बांध रही हो, ऐसी बातें हो रही है। तो इसलिए लेखक कहता है कि तुम मुझे अपने प्यार के अथी में ये पैरों में बेरिया डाल रही हो। इफ इन टीनी माई लाइफ, ऐसे भी मेरा लाइफ जो है छोटा है, हमारा लाइफ छोटा है और हम इसे बेवजह के कामों में वेस्ट नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो ये जो बेवजह के तुम सिसक सिसक के रोती हो, ये रोना बंद करो, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए अब अगले पैराग्राफ को समझते हैं। लाइट से ऑफलाइन वाले की तो प्रॉब्लम नहीं है, ऑनलाइन वाले के लिए थोड़ा सा लाइट कम हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। ये तो आपको क्लीन दिखाई दे रहा होगा, देखो दिख रहा है, तो दिखाई देना चाहिए और सुनाई तो आवाज़ देगी, आवाज़ तो अंधेरे में भी सुनाई देगी। तो थोड़ा सा ये मेकअप कर लो आप लोग, लाइट चलेगी, लाइट तो अपने हाथ में नहीं। अरे यार अभी फिलहाल व्यवस्था नहीं है, सारा व्यवस्था हो जाएगा, फिर देखेंगे, हो जाएगा। इन्वर्टर लगाएंगे, थोड़ा सा टाइम है इसके लिए, टेंशन नहीं है। चलो ये लास्ट लाइन है, इसको समझिए क्या कहता है। लेट नॉट दे डिवाइडिंग हार्ट फॉर थिंग मी एनी इल डेस्टिनी में टेक द पार्ट एंड मे दे फियर्स फुलफिल। यानी कि कहता है वो, उसकी वाइफ सॉरी जॉन डन जी कहते हैं कि तुम मेरे बारे में कुछ बुरा मत सोचो, मेरे बारे में कुछ बुरा मत सोचो, क्योंकि ये सारा खेल दिमाग का ही है। अगर तुम सोचोगी मेरे बारे में कुछ बुरा, तो क्या होता है कि डेस्टिनी में टेक द पार्ट, वह जो है हमारे नेचर का एक पार्ट बन जाता है। अगर कुछ बुरा तुम सोचोगी तो क्या होगा कि वह हमारे नेचर में बस जाएगा और पूरा नेचर एंड मे देयर फियर्स फुलफिल, और वह पूरा नेचर हमारे डर को सच करने में तुल जाएगा। तो यही हमारे कहने का मतलब है कि पूरा नेचर, कुछ लेखक जॉन डन जी कहते हैं कि तुम मेरे बारे में कुछ बुरा मत सोचो, क्योंकि अगर बुरा सोचोगी ना तो प्रकृति जो है वो बुरा को सच करने में लग जाएगा। तो इसके लिए बुरा मत सोचो कि हम कहीं जा रहे हैं तो हमें कुछ हो जाएगा, ऐसी कोई डर अपने दिल में मत रखो। फिर क्या कहते हैं, बट थिंक दैट वी आर बट टर्नेड असाइड टू स्लीप। तुम सिर्फ इतना सोचो कि कुछ समय के लिए हम लोगों ने एक दूसरे से मुंह फेर करके सोए हुए हैं, यानी कि एक दूसरे से मुंह फेर करके एक इस तरफ मुंह करके सोए हुआ है, मुंह फेर करके सोए हुए हैं। दे हु वन अनदर कीप अलाइव नियर पार्टेड बी। और अगर ऐसा सोच के तुम अगर रहती हो तो पूरा नेचर हमें मिलाएगा और हम उस तरीके से मिलेंगे जो फिर कभी जुदा नहीं होगा, एक दूसरे से कभी जुदा नहीं होगा। तो दोस्तों ये थी आज की क्लास ओवर। रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ लाइक करके जाना, कमेंट करके जाना, और चलो अगले लेसन में आप लोगों को क्या पढ़ना है ये कमेंट करके फटाफट बताओ, ताकि अगले क्लास की तैयारी की जाए। और ऑफलाइन वाले, जो ऑनलाइन वाले का क्लास आएगा वही आप लोग को पढ़ना है, टेंशन नहीं लो। चलो ठीक है, गेट रेडी, बाय, बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक्स फॉर द वॉचिंग।